आज संडे था और आज श्लोक का प्लान था घर पर आराम करने का। इसलिए वो आराम से अपने बेड पर लेटा हुआ था कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने लेटे लेटे ही फ़ोन उठाया तो सामने से एक ज़ोरदार आवाज़ आई, भाई आई एम बैक। लेकिन अभी घर नहीं आऊँगा क्योंकि मैं गोवा से एक डील लेकर आया हूँ जिसकी मीटिंग रखी है मैंने पैसिफिक मॉल में। तो आपको पहुंचना है वहाँ। बहुत अच्छा ऑफ़र है, बस एक बार आप देख लो आकर। मैं वहीं मिलूँगा आपको। 12:30 बजे की मीटिंग है, आ जाना टाइम पर। और घर में मत बताना कि मैं आ गया हूँ। मॉम को सरप्राइज़ दूँगा अचानक आकर। इतनी बात के बाद फ़ोन कट गया। श्लोक कुछ देर तक तो फ़ोन को ही ताकता रहा, फिर उठकर बैठ गया और बोला, ये लड़का भी तूफ़ान ही है। तूफ़ान की तरह कॉल करेगा, अपनी बात बोल के फ़ोन काट देगा। अरे मेरी बात भी तो सुन ले। आज मुझे कहीं नहीं जाना था। मेरे हर संडे पर ग्रहण क्यों लग जाता है? वो अभी सोच ही रहा था कि उसका फ़ोन फिर से बजने लगा। स्क्रीन पर आस्था का नाम फ्लैश हो रहा था। श्लोक ने कॉल उठाया तो सामने से एक मीठी सी आवाज़ आई, जिसे सुनकर श्लोक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाय बेबी, क्या हो रहा है? श्लोक, कुछ भी तो नहीं। तुम बताओ, आज सुबह सुबह? यू आर नॉट ए मॉर्निंग पर्सन, तो आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई, वो भी संडे के दिन? आस्था, एक्चुअली मुझे आज मेरी एक फ्रेंड की एंगेजमेंट में जाना है और उसके लिए शॉपिंग करनी है। सो इफ़ यू आर फ्री टुडे। श्लोक, हाँ ठीक है, 11 बजे पैसिफिक मॉल आ जाओ। 12:30 बजे मीटिंग है मेरी वहाँ पर, तो उससे पहले ही फ्री हो जाना। तुम निकल जाना, फिर मैं मीटिंग अटेंड कर लूँगा। आस्था, सो स्वीट ऑफ यू बेबी, बाय। श्लोक ने घड़ी में टाइम देखा तो 9:30 बज रहे थे। फिर उसने एक बार तकिए की ओर देखा, फिर भारी मन से उठकर बाथरूम की ओर बढ़ गया। वो नहाकर रेडी हो गया और नीचे चला गया नाश्ता करने। 11 बजे वो मॉल पहुंच गया, जहां पहले से ही उसकी गर्लफ्रेंड आस्था उसका इंतजार कर रही थी। ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस, ब्लैक पेंसिल हील, खुले बाल और रेड लिपस्टिक, कुल मिलाकर एक खूबसूरत हसीना थी वो, जिस पर हमारे श्लोक बाबू फिदा थे। दोनों शॉपिंग करने लगे। शर्मा निवास, शालिनी और हीर नाश्ते की टेबल सजा रहे थे, जबकि भवानी जी टेबल पर बैठकर नाश्ते का इंतजार कर रही थीं। नीरज जी अखबार पढ़ रहे थे। कुल मिलाकर एक आम भारतीय परिवार में जो संडे की सुबह का नज़ारा होता है, वही नज़ारा फिलहाल शर्मा निवास का था। सब लोग नाश्ता कर रहे थे, तब अचानक शालिनी बोली, माँ मेरी सहेली रितु का बर्थडे है कल, तो उसके लिए गिफ्ट लेना है। भवानी जी, पैसे तो दे दिए थे कल, अब और पैसे मत मांगने बैठ जाना सुबह सुबह। शालिनी, पैसे नहीं चाहिए, शॉपिंग पर जाना है मार्केट तक। तो मैं और हीर जाए? भवानी जी, ये क्या करेगी जाकर? नीरज जी, अरे भवानी, वो तो मार्केट तक जा ही रही है, कौन सा पार्टी में जा रही है? जाने दो बच्चियों को। जाओ बेटा तुम लोग आराम से। शालिनी, थैंक यू पापा। करीब 11:30 बजे के बाद दोनों शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं। स्कूटी पर पीछे बैठी हीर देखती है कि वो लोग मार्केट के रास्ते न जाकर किसी और रास्ते से जा रहे हैं, तो वो झट से बोलती है, सालू, हम तो मार्केट जा रहे थे, तो ये कौन सा रास्ता पकड़ लिया है तूने? सालू, मार्केट का तो बहाना था, हम लोग मॉल जा रहे हैं। मम्मी को पता चलता ना अगर कि मॉल जा रहे हैं, तो ज़्यादा खर्चा सोचकर वो कभी हाँ नहीं बोलती। फिर मेरे प्लान का क्या होता? हीर, प्लान? कैसा प्लान? सालू जल्दी से बदलते हुए, कोई प्लान नहीं है, नॉर्मल ही बोल रही हूँ कि मेरे मॉल घूमने के प्लान पर पानी फिर जाता। थोड़ी देर बाद वो लोग मॉल पहुंच गए। सालू ने हीर से लिफ्ट से मॉल में जाने को बोला और खुद स्कूटी पार्क करने चली गई। हीर भी लिफ्ट की ओर बढ़ गई। इधर श्लोक और आस्था उसी लिफ्ट से नीचे पार्किंग में आ रहे थे। श्लोक सिर्फ उसे नीचे तक छोड़ने आया था, बाकी उसको फिर से मॉल के टॉप फ्लोर पर ही जाना था, जहां उसकी मीटिंग थी। फिर लिफ्ट लगभग नीचे पहुंच ही गई थी कि न जाने आस्था के दिमाग में क्या आया और उसने श्लोक को अपनी ओर खींच लिया। अचानक इस तरह खींचे जाने से श्लोक भी खुद को संभाल नहीं पाया और आस्था से एकदम करीब हो गया। आस्था ने श्लोक को पकड़कर उसे किस कर लिया। उसी समय लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और हीर लिफ्ट में घुस गई और सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं।
लिफ्ट में श्लोक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जिस सिचुएशन में था उससे वो खुद शौक में था, लेकिन उससे ज़्यादा शौक में अगर कोई था तो वो थी हमारी हीर, जो अचानक से एक कपल के पर्सनल मोमेंट के बीच फंस गई थी। उसे खुद शर्म आ रही थी और साथ ही इस बेशरम जोड़े पर गुस्सा भी, क्योंकि ये पब्लिक प्लेस था और वो दोनों जो यहाँ कर रहे थे ये हीर को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके हिसाब से ऐसी चीज़ें और काम को करने के लिए जगह और समय इंसान को देख लेना चाहिए। ख्यालात तो श्लोक के भी कुछ ऐसे ही थे, लेकिन वो अभी खुद इस शौक से उभर नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो गया है। लिफ्ट खुलने से श्लोक सेंस में आ गया और उसने झटके से आस्था को खुद से दूर कर दिया। वो कुछ बोलने ही वाला था उसको कि उसकी नज़र सामने खड़ी हीर पर पड़ी, जो उन दोनों को अजीब नज़रों से देख रही थी। अब तीसरे इंसान के सामने वो आस्था को कुछ बोलना नहीं चाहता था, इसलिए वो कुछ देर बोला नहीं और उसे लिफ्ट से ही बाय बोल दिया, क्योंकि अब उसका मन नहीं था कि वो उसको कार तक छोड़कर आए। आस्था की इस हरकत पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन गुस्सा उतार भी नहीं सकता। कोई और जगह होती तो अब तक श्लोक ने उसे बता दिया होता कि कितनी बड़ी गलती की है उसने। बिना श्लोक की मर्जी के श्लोक किसी को खुद के करीब नहीं आने देता। खैर, अब कुछ नहीं किया जा सकता था। आस्था लिफ्ट से बाहर निकल गई। लिफ्ट फिर से बंद हो गई और ऊपर की ओर जाने लगी। हीर ने श्लोक को देखकर आंखें चढ़ाकर उसे बेकार सा लुक दिया, जैसे किसी बेकार चीज को देख लिया। श्लोक ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। न जाने क्यों उसका मन हुआ कि इस लड़की को सच्चाई बता दे, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो चुप रहा। लिफ्ट की एक साइड में हीर खड़ी हुई थी और दूसरी तरफ श्लोक। श्लोक का उसका मुंह बनाना पसंद नहीं आया था, इसलिए वो बोला, मुझे देखकर मुंह क्यों बना रही हो? हीर बड़बड़ाने लगी, शर्म नाम की चीज़ तो है ही नहीं आजकल लोगों में, जगह भी नहीं देखते। श्लोक को एक दो वर्ड सुनाई दे गए। वो कहाँ चुप रहने वालों में से था। वो भी बोल पड़ा, एक्सक्यूज़ मी, होती कौन हो तुम मुझे जज करने वाली? मैं किस करूं या कुछ और? मेरी लाइफ है और ये पब्लिक प्लेस है मिस्टर, तो ऐसी हरकतें अपने बेडरूम में ही किया कीजिए। इस बार हीर भी जोर से बोल पड़ी। श्लोक को उस पर गुस्सा आ गया और उसने हीर को अपनी ओर घुमा लिया। अब उसने उसके चेहरे को गौर से देखा। बड़ी बड़ी काजल लगी आंखें और गुलाब से होंठ, और ना जाने क्यों श्लोक आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। वो तो हीर की आंखों में ही अटक गया था। हीर भी अचानक से हुई इस हरकत से घबरा गई। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुल गया और हीर ने अपनी बांह श्लोक की पकड़ से छुड़वा ली और श्लोक को गुस्से भरी नजरों से देखकर बोली, निहायत ही घटिया इंसान हो तुम। हीर वहां से दूसरी ओर चली गई, जबकि श्लोक अभी तक वहीं खड़ा हुआ था। आज पहली बार उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने इस लड़की को इस तरह खींचा और खुद को बेवजह गलत साबित भी खुद ने ही कर लिया। तभी उसका फ़ोन बजने लगा और वो फिर से सेंस में आ गया। श्लोक, बोलो अयान। अयान, भाई कहाँ हो आप? जल्दी से ऊपर आओ ना। श्लोक, आ गया बस। श्लोक ने फिर से लिफ्ट बंद कर ली और टॉप फ्लोर पर चला गया। वहां जाकर उसने देखा तो अयान दौड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा था और आते ही उसके गले लग गया। दोनों भाई कुछ देर ऐसे ही गले से लगे रहे। फिर जब अलग हुए तो अयान ने श्लोक को देखकर कहा, भाई होठों पर किसकी निशानी लेकर घूम रहे हो? श्लोक, मतलब? अयान, मतलब लिपस्टिक लगी हुई है आपके होठों पर, ऐसे जाओगे क्लाइंट के सामने? अब श्लोक को याद आ गया आस्था का उसे किस करना, और उसे फिर से गुस्सा आ गया। वो तेजी से बाथरूम की ओर बढ़ गया। वहां जाकर उसने मिरर में अपना चेहरा देखा, जहां होठों के आसपास रेड लिपस्टिक लगी हुई थी। वो अपना चेहरा साफ करने लगा और तभी उसको वो लड़की याद आ गई और साथ ही एक मुस्कुराहट भी, क्योंकि अब वो समझ गया था कि उसने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया था, क्योंकि वो भी अगर किसी को अपने सामने ऐसा सब करते हुए देखता तो ऐसे ही रिएक्ट करता। उसने अपना चेहरा धोया और आंखें बंद की तो उसे एक बार फिर से उस लड़की का मासूम चेहरा याद आ गया। बड़ी बड़ी आंखें, जिनमें श्लोक के अचानक से खुद की तरफ खींचने से एक डर आ गया था, और गुलाबी होठ। श्लोक का गला सूखने लगा। वो खुद से ही बोला,
क्या सोचे जा रहा हूँ मैं। जिस काम के लिए आया है उस काम पर फोकस कर श्लोक। इसके बाद वो मीटिंग के लिए फिर से अयान के पास चला गया। दूसरी तरफ हीर थोड़ी सी परेशान हो गई थी। वो सोच रही थी कि ये लड़का कैसा बेशरम था। पहले अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पब्लिक प्लेस में किस कर रहा था और उसके जाने के बाद हीर को अपनी ओर खींच लिया। कुल मिलाकर हीर की नज़रों में श्लोक एक कैसा नोबा टाइप लड़का बन गया था जो हर किसी लड़की के संग फ्लर्ट करता है। थोड़ी देर में शालू का कॉल हीर को आया और फ़ोन उठाने पर उसने हीर से पूछा कि वो कौन से फ्लोर पर है। हीर ने उसे बता दिया कि वो कहाँ है और शालू भी कुछ देर में वहीं आ गई। वो हीर को अपने साथ फूड कोर्ट साइड लेकर जाने लगी तो हीर उससे बोली, तू बताएगी कुछ कि हम वहाँ क्यों जा रहे हैं। अभी घर से खाकर आए हैं ना, और तुझे गिफ्ट लेना था तेरी सहेली के लिए। शालू, यार हीर, थोड़ी देर के लिए चुप कर तू। मुझे तुझे किसी खास इंसान से मिलाना है। अब चल चुपचाप। हीर, मुझसे ज़्यादा तो खुद बोलती है और मुझे चुप रहने के लिए बोल रही है। थोड़ी देर में वो दोनों फूड कोर्ट पहुंच जाते हैं और शालू हीर को एक टेबल के पास लेकर जाती है जहां हार्ट शेप का एक केक रखा हुआ था जिस पर सॉरी लिखा हुआ था, और साथ ही में रेड रोजेस का एक प्यारा सा बुके भी रखा हुआ था। हीर हैरानी से कभी उसे देख रही थी तो कभी शालू को। तभी किसी ने हीर की आंखों पर अपना हाथ रख दिया और उसके कान के पास आकर बोला, जान, आई एम सॉरी एंड आई लव यू। हीर के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और वो बोली, आई लव यू टू राघव जी। राघव उसकी आंखों से अपने हाथ हटा लेता है और हीर उसकी तरफ मुड़ जाती है। राघव उसके लिए एक चेयर खींचता है और हीर को उस पर बैठा देता है। पास खड़ी हुई शालू उन दोनों को ऐसे देखकर मुस्कुरा रही होती है। राघव, थैंक यू शालिनी फॉर हेल्पिंग मी। शालू, इट्स ओके जीजू। जी बोल सकती हूँ ना अब आपको जीजू, या पहले की तरह राघव भैया ही बोलूँ। राघव, जीजू इज बेटर, क्योंकि फिर साली आधी घरवाली बन जाएगी ना। शालू, अरे आप हीर को मनाने आए हो या और नाराज करने। राघव, मनाने के लिए। शालू, तो फिर उसे मनाओ, मैं चली थोड़ी शॉपिंग करने। कबाब में हड्डी बनने का शौक नहीं है मुझे। शालिनी वहां से चली गई जबकि हीर अभी भी राघव को घूर कर देख रही थी। राघव ने उसे एक स्माइल पास की और उसके पास बैठ गया। हीर ने मुंह बनाते हुए कहा, ये सब क्या है। ये शालू कब आपसे मिल गई। राघव, यार, सबसे पहले तो सॉरी, मैंने तुम्हें उस दिन इतना डांटा, लेकिन तुम ही बताओ, क्या मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए था। मेरे बॉस की इतनी तारीफ कर दी तुमने, वो भी उनके सामने। एक बार कंफर्म तो कर लिया होता कि कॉल पर कौन है। फिर तुमको पता है आज मुझे निकलना है मॉरिशस के लिए, और ऐसे में तुम नाराज होकर बैठ गई और तुमने मिलने से मना कर दिया मुझसे। तो मैं और क्या करता। आखिर में मुझे शालिनी का ख्याल आया और मैंने उसे सारी बात बताई और वो तुम्हें यहाँ लेकर आई मेरे लिए। अब प्लीज़ गुस्सा छोड़ दो। तुम्हारे इस क्यूट से फेस पर गुस्सा अच्छा नहीं लगता। हीर, अरे, तो वो आपका अड़ियल बॉस एक नंबर का जल्लाद है। वो खुद क्यों नहीं जाता है वो मॉरिशियस। राघव, प्लीज जान, आज किसी और के बारे में कोई बात नहीं होगी। बस तुम और मैं, हमारे बारे में बात करो। हीर, लेकिन राघव जी, मैं कैसे रहूँगी आपसे बात किए बिना इतने दिन। आपको तो पता ही है मुझे आपसे बात करने की आदत लग गई है। दिन की हर छोटी बड़ी चीज़ मैं आपसे शेयर करती हूँ। लेकिन अब 20 दिन क्या करूँगी मैं। पता नहीं क्यों, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी हो रही है मुझे, जैसे कुछ होने वाला है। बस आप मत जाओ, बोल दो उस जल्लाद को कि आपकी जगह किसी और को भेज दे। राघव, वो तो किसी और को ही भेजने वाले थे मेरी जगह। यही बताने वो मेरे केबिन में आए थे, लेकिन तुमने उनकी इतनी खातिरदारी की कि जिससे उन्होंने मुझे तुमसे दूर जाने की सज़ा सुनाई है। जान, तुम परेशान क्यों हो रही हो। बस 20 दिन की बात है और 20 दिन तो यूं चुटकियों में निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं बात नहीं करूँगा। जब भी टाइम मिलेगा मैं तुमको कॉल करूँगा वहाँ से। और एक बात मैं सोच रहा हूँ कि मॉरिशस से वापस आकर घर पर बात करूँ तुम्हारे और मेरे रिश्ते के लिए। क्या ख्याल है। हीर, ख्याल तो अच्छा है, लेकिन क्या इतना आसान होगा। आपकी और मेरी कास्ट अलग अलग है, और फिर चाचा चाची
वो कैसे मानेंगे? चाचा जी तो फिर भी मान जाएंगे, लेकिन चाची जी, उनसे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। राघव, मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो। बस एक बार मैं जाकर वापस आ जाऊं, फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम बस तैयारी करो मिस हीर शर्मा से मिसिस हीर राघव देशमुख बनने की। हीर शर्मा गई। फिर हीर और राघव आपस में बातें करने लगे और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगे। इधर श्लोक की मीटिंग खत्म हो गई थी और वो अयान के साथ नीचे फूड कोर्ट की ओर आने लगा। तभी अयान ने उसे छेड़ा। भाई, अब तो बता दो कि सुबह सुबह कहाँ से मुंह मीठा करके आए हो। श्लोक, बकवास मत कर। ओह शिट, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर गया। तू एक काम कर, तू फूड कोर्ट जा और मैं अभी आया, बस 5 मिनट में। श्लोक जल्दी से लिफ्ट से नीचे की ओर भागा तो वहीं दूसरी तरफ सैगल निवास में सुमन के फ़ोन पर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आया और वीडियो देखने के बाद सुमन के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। श्लोक बहुत हड़बड़ी में मॉल में नीचे बने सीसीटीवी रूम में गया था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर गया। उसकी और आस्था की सारी रिकॉर्डिंग लिफ्ट के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई थी। और अब तक वो बेवकूफ़ इस बात को भूला बैठा हुआ था। वो जल्दी से वहाँ पहुँचा। उसने अपनी वो रिकॉर्डिंग डिलीट करवा ली, अपनी आईडी दिखाकर। वो रिकॉर्डिंग देखते हुए ही हीर और श्लोक की रिकॉर्डिंग भी श्लोक को नज़र आ गई। उसने वो रिकॉर्डिंग ना जाने क्यों अपने फ़ोन पर मंगवा ली और वहाँ से निकल गया था। उसके जाने के बाद सीसीटीवी रूम के अंदर बने स्टोर रूम से एक आदमी निकला और उसने रिकॉर्ड रखने वाले लड़के को नोट की एक गड्डी पकड़ा दी और बोला, थोड़ी देर पहले क्या हुआ था और मैंने तुमसे वो रिकॉर्डिंग पहले ही ले ली है। ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, वरना अंजाम तुम अच्छे से जानते हो। लड़का, जी सर, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। वो आदमी वहाँ से निकलकर सुमन को कॉल मिलाता है और बोलता है, आपका काम हो गया है मैडम। सबूत थोड़ी देर पहले ही मैंने भेज दिया था आपको। उम्मीद है आपने वीडियो देख लिया होगा। सुमन, तुमने आज मुझे खुश कर दिया है। तुम्हारा इनाम तुमको मिल जाएगा। और हाँ, अब एक और काम तुमको करना होगा। जल्द से जल्द इस लड़की का पता लगाओ। आखिर है कौन ये लड़की जो श्लोक के इतना करीब आ गई है। आदमी, जी मैडम, आपका काम हो जाएगा। बस इनाम टाइम पर भेज दीजिएगा। सुमन, उसकी चिंता तुम मत करो। इतना बोलकर सुमन फ़ोन रख देती है और इधर वो आदमी मॉल से बाहर निकल जाता है। श्लोक फिर से ऊपर जाने के लिए लिफ्ट की तरफ जा रहा होता है कि उसकी नज़र ऊपर खड़े हुए राघव पर जाती है। तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसने सुबह राघव को अपने साथ मीटिंग में जाने के लिए बोला था, लेकिन राघव मॉरिशस जाने की तैयारी करनी थी, ऐसा बहाना बनाकर उसे मना कर देता है। श्लोक की नज़र सिर्फ राघव पर पड़ती है क्योंकि हीर आइसक्रीम लेने के लिए गई हुई थी। वो भाई से राघव को फ़ोन मिला देता है। श्लोक, राघव कहाँ हो तुम? राघव, हेलो सर, मैं थोड़ा मार्केट आया था, कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए, घर के पास ही। बस घर जा ही रहा था, आप बताओ कुछ काम था तो। श्लोक की नज़रें अभी राघव पर ही थीं और वो मन में सोच रहा था कि ये मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है। राघव, हेलो सर। श्लोक, नहीं, काम तो कुछ नहीं था। श्लोक बोलते बोलते रुक गया जब उसकी नज़र राघव के साथ आकर खड़ी हुई लड़की पर पड़ी। यह शालिनी थी जो एक आइसक्रीम लेकर राघव को देने आई थी और राघव ने हंसते हुए उससे वो आइसक्रीम ले ली। श्लोक ने फ़ोन काट दिया और सोचने लगा, ओह तो यह है इसकी चिपकू और बददिमाग गर्लफ्रेंड। अभी बताता हूँ इस लड़की को। कैसे बोल रही थी कल फ़ोन पर मुझे जल्लाद, खुद क्या है बदतमीज नंबर 1। श्लोक ने लिफ्ट का बटन फिर से प्रेस किया क्योंकि इतनी देर में लिफ्ट फिर से ऊपर चली गई थी। इधर हीर अपनी पसंद के फ्लेवर की आइसक्रीम बनवाने में टाइम लगा रही थी और जैसे ही वो आइसक्रीम लेकर मुड़ी, अयान उससे टकरा गया और सारी आइसक्रीम अयान की शर्ट पर गिर गई। ओह, आई एम सो सॉरी, ये गलती से गिर गई आइसक्रीम।
आपकी शर्ट पर। मैंने जानबूझकर नहीं किया, हीर उससे बोल रही थी और अयान बस उसे बोलते हुए देख रहा था। देख तो राघव ने भी लिया था अयान को और खुद से ही बोला, ओ गॉड, ये हीर को टकराने के लिए अयान सर ही मिले थे। अगर अयान सर ने मुझे यहाँ देख लिया और श्लोक सर को बता दिया, फिर तो मैं गया। क्या करूँ, क्या करूँ? वो सोच ही रहा था कि सालू बोली, ये हीर क्या कर रही है। वहाँ मैं अभी जाकर देखती हूँ। और जीजू, आपके चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? राघव, वहाँ मत जाना मेरी माँ, वरना मेरी जॉब चली जाएगी। शालिनी, क्या? आपकी जॉब का अभी क्या लेना देना? राघव, तुम चुपचाप अभी चलो यहाँ से। मुझे पहले किसी सेफ जगह पहुँचने दो, फिर सब बताता हूँ। शालिनी, लेकिन हीर। राघव, अरे हीर फिलहाल सेफ है, लेकिन मैं नहीं हूँ। वो मेरे बॉस के भाई से टकरा गई है। अभी तुम चलो भी यहाँ से, इनसे पहले कि वो मुझे देख ले। राघव जल्दी से सालू का हाथ पकड़कर उसे लिफ्ट की ओर ले जाने लगता है। जैसे ही लिफ्ट का डोर ओपन होता है, राघव बिना देखे सालू को लेकर लिफ्ट में घुस जाता है और ऊपर जाने का बटन प्रेस कर देता है। और जैसे ही मुड़ता है तो लिफ्ट में उसे अपने सामने श्लोक नजर आता है। उस बेचारे को कहाँ पता था कि जिस श्लोक से बचने के लिए वो लिफ्ट में घुसा है, वही श्लोक लिफ्ट में खड़ा हुआ है। राघव बिना देखे लिफ्ट में घुसकर ऊपर की मंजिल पर जाने का बटन प्रेस करके जैसे ही मुड़ता है, उसकी नज़र सामने खड़े श्लोक पर पड़ती है और राघव की सांसें वहीं अटक जाती हैं। इधर सालू तो श्लोक को जानती तक नहीं थी, तो वो क्या ही जान पाएगी कि राघव इस वक्त किस मुसीबत में फंसा हुआ है। श्लोक, सो ये घर के पास का मार्केट है तुम्हारा? लिफ्ट में पैकिंग करने ही घुसे होगे, क्यों? राघव, वो मैं घर जा। श्लोक, शट अप। इस पागल लड़की के साथ रहकर तुम झूठ बोलना भी सीख गए हो। राघव कुछ बोलता उससे पहले ही सालू भड़क गई, क्योंकि श्लोक ने उसे पॉइंट करके पागल लड़की बोला था। वो बोली, अरे ओ मिस्टर, पागल हो गए तुम? हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल बोलने की? इनकी मर्जी, ये मॉल में घूमे या लोकल मार्केट, तुम कौन होते हो ये सब बोलने वाले? श्लोक, देखा कितनी बदतमीज लड़की को साथ लेकर घूम रहे हो तुम? इसके लिए झूठ बोल रहे थे मुझसे। सालू, अरे तो तुम क्या कहीं के प्रधानमंत्री हो जो अपने एक एक पल की खबर तुमको ये देंगे? बड़े आए मुझे बदतमीज बोलने वाले। फिर वो राघव की ओर मुड़ते हुए बोली, एक तो आपका वो खड़ूस बॉस, उसको अकल ही नहीं है। जब देखो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच आग लगाता रहता है। ऊपर से ये महाशय यहाँ आए हैं, झूठ बोला फलाना। अरे जाकर अपना काम करो, बड़े आए तमीज सिखाने वाले। चलिए आप, लिफ्ट खुल गई है। इतना बोलकर सालू लिफ्ट से बाहर निकल गई थी, राघव को लेकर। और श्लोक, वो बेचारा सदमे में खड़ा हुआ था अभी तक। कहाँ तो उसने सोचा था कि वो राघव की गर्लफ्रेंड को उसकी बदतमीजी के लिए 4 बातें सुनाएगा, और यहाँ ये लड़की उसको ही लताड़ कर निकल गई थी। अब श्लोक को कौन बताए कि ये तो राघव की साली आधी घरवाली है। असली गर्लफ्रेंड से अभी आपका पाला अच्छे से पड़ा ही कहाँ है। श्लोक फिलहाल मॉल में तमाशा करके माहौल ख़राब करने की बिल्कुल नहीं सोच रहा था, इसलिए उसने फिर से फूड कोर्ट की ओर जाने का बटन प्रेस कर दिया। ये आज पूरा दिन लिफ्ट में ही झूलेगा। उधर राघव की तो जैसे जान ही हलक में आ गई थी। हीर क्या कम थी जो सालू ने उससे डबल बैंड बजाया है श्लोक का। अब तो श्लोक उसे कच्चा चबा जाएगा। दोनों एक तरफ पहुंचे तो सालू ने उसका हाथ छोड़ दिया और बोली, अब बताओ, हम फूड कोर्ट से यहाँ क्यों आए हैं? और वो पागल कौन था जिसने मुझे पागल बोला? राघव, बोलने लायक छोड़ा ही कहाँ है तुमने मुझे कुछ? जो नहीं बोलना था वो सब बोल कर आई हो तुम, और अब वो भी उसके सामने जिसके सामने कुछ नहीं बोलना था। शालिनी, मतलब? राघव, मतलब यह है कि वो मेरे बॉस थे, श्लोक सहगल, जिनकी इज्जत का अच्छा खासा कचरा करके आई हो तुम। शालिनी, क्या? राघव, हाँ। शालिनी, अरे लेकिन आपने उसी वक्त मुझे बताया क्यों नहीं कि आपका जल्लाद बॉस है, और अच्छे से खातिर करती मैं उसकी। राघव, अरे मेरी माँ, पहले ही तुम्हारी बहन इसको इतना कुछ सुना चुकी है। रही सही कसर आज तुमने पूरी कर दी है। मुझे तुम लोगों को मिलने के लिए यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। सर को भी मीटिंग के लिए यही मॉल मिला था। शालिनी यार, मुझे क्या पता था कि वो आपका बॉस निकलेगा।
अभी क्या होगा? राघव, तुम एक काम करो, हीर को लेकर निकलो यहाँ से और बिना सर की नज़रों में आए। शालिनी, क्यों? नज़रों में क्यों नहीं आना उसकी? डरती नहीं हूँ मैं। राघव, तुम तो नहीं डरती, लेकिन मैं बहुत डरता हूँ। अभी जो भी हुआ वो हीर को बिल्कुल मत बताना, वरना वो पहुँच जाएगी सर से लड़ाई करने, और मुझे फ़िलहाल इस जॉब की ज़रूरत है, वरना हीर से शादी कैसे करूँगा? तुम हीर को कॉल करके नीचे बुला लो पार्किंग में, और मैं सर को समझाकर घर जाऊँगा। अभी कोई सवाल जवाब नहीं। शालिनी कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोल ही रही थी कि राघव ने टोक दिया उसे, और फिर वो भी चुप हो गई। इधर फूड कोर्ट में हीर बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही थी, क्योंकि उसकी वजह से अयान की शर्ट खराब हुई थी, लेकिन अयान जो बस मुस्कुराकर उसे देख रहा था, आखिर में बोल पड़ा, अरे यार बस करो, कितना सॉरी बोलोगी आप? सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, मेरी वजह से आपकी आइसक्रीम गिर गई। हीर, हाँ लेकिन आइसक्रीम से महंगी आपकी शर्ट है, बस इसलिए दुख हो रहा है। मैं ड्राई क्लीन करवा दूंगी, आप मुझे ये शर्ट दे देना। अयान, अच्छा जी, अभी दे देता हूँ। इतना बोलकर वो शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल देता है, सिर्फ हीर को छेड़ने के लिए। तो हीर उसका हाथ पकड़कर बोलती है, ये क्या कर रहे हो? शर्म नाम की चीज़ है कि नहीं? आज सुबह से सारे बेशर्म मुझसे ही टकरा रहे हैं। पहले नया शर्ट ले लो, फिर ये शर्ट देना। अयान, तो मैडम, एक शर्ट ड्राई क्लीन करवाने के लिए पहले मैं दूसरी शर्ट खरीदूं, इसमें कहाँ की समझदारी है? हीर, अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सॉरी, हाँ मेरी वजह से। अयान, मैं बाथरूम में जाकर क्लीन कर लूँगा, अब गिल्टी फील मत करो प्लीज़। बाय द वे, आई एम अयान, मेरा नाम। सालू, उसकी बात अधूरी रह गई और वो सालू का नाम भूल गई, क्योंकि उसे समझ सालू का कॉल आ गया और वो उससे बातें करने के लिए साइड हो गई। अयान ने उसे इशारा किया कि वो शर्ट साफ करके आया अभी। अयान चला गया और हीर को सालू ने नीचे बुला लिया, तो वो जल्दी से नीचे की ओर जाने के लिए लिफ्ट की ओर चली गई, जहाँ एक बार फिर से वो श्लोक से टकरा गई, जो बाहर निकल रहा था। हीर ने उसे घूर कर देखा और लिफ्ट में घुस गई, जबकि श्लोक फिर से वहीं अटक गया था। उसे वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है, लेकिन ना जाने क्यों इस लड़की का उसे गलत समझना खल रहा था उसे बार बार। लेकिन किया भी क्या जा सकता था? हीर जा चुकी थी और अयान भी अब श्लोक के पास आ गया था। अयान, भाई आप कहाँ गए थे इतनी देर से? श्लोक, कुछ नहीं, वो कुछ काम याद आ गया था, वही करने गया था। तूने ऑर्डर कर दिया खाने का? अयान, कहाँ किया ऑर्डर? वही करने जा रहा था, एक खूबसूरत हसीना से टकरा गया। वाह, सादगी में भी कितनी खूबसूरत लग रहे थे। श्लोक के दिमाग में एक बार फिर से हीर का चेहरा घूम गया। तभी अयान बोला, अरे कहाँ गई वो? अभी थोड़ी देर पहले तो यही थी। नाम ही जान पाया मैं तो बस उसका। सालू, जितनी प्यारी खुद उतना ही प्यारा नाम। श्लोक, बस बस, बाद में गुड़गाते रहना, अभी चलो यहाँ से। भूख लगी है मुझे जोरों से। वो दोनों चले गए और नीचे पार्किंग में राघव और सालू के पास हीर पहुंच गई। राघव ने दोनों को बाय बोला और फिर से ऊपर चला गया श्लोक से माफ़ी मांगने। श्लोक और अयान फूड कोर्ट में बैठे हुए थे, जहाँ अब राघव भी आ गया था। वैसे तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वो श्लोक से नज़र भी मिला पाए, लेकिन आखिर जाना तो था ही, तो वो आ गया उनके पास। उसे देखकर अयान बोला, अरे राघव, तुम यहाँ? श्लोक ने अपने आईब्रो चढ़ा लिए उसे देखकर। राघव हकलाते हुए श्लोक से बोला, सर सॉरी। श्लोक, कितनी बार माफ़ी मांगोगे और किस किस बात के लिए माफ़ी मांगोगे? तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। इतनी बददिमाग लड़की को गर्लफ्रेंड बनाया है तुमने। बोलने से पहले सोचती भी है, जो मुंह में आता है वो बक देती है। लिफ्ट में भी तुमसे पहले वो बोली, जैसे तुम्हारी स्पोक पर्सन हो। कितना बोलती है वो लड़की, मेरा तो सर फटने लगा था सुन सुनकर। और मेरे लिए तो कुछ ज़्यादा ही जहर भरा हुआ है उसके मन में। मैंने कब आग लगाई तुम्हारे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बीच, बोलो? रेहान को तो कुछ पता ही नहीं था इस बारे में, इसलिए वो बस मुंह खोलकर कभी श्लोक को तो कभी राघव को देख रहा था। जबकि राघव इस वक्त थोड़ा शर्मिंदा था, तो थोड़ा कन्फ्यूजन में था। श्लोक की बातों से उसे यही समझ आया कि वो शालिनी को उसकी गर्लफ्रेंड समझ रहा है, तो उसने सोचा कि वो पहले श्लोक का कन्फ्यूजन दूर करेगा, इसलिए बोला, सर वो लिफ्ट में जो लड़की, हाँ जानता हूँ, वो बदतमीज लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, और अब नाम मत लो उसका।
अभी तक उसके बोले हुए शब्द चुभ रहे थे। मुझे इसलिए अब एक ही काम होगा, तुम मुझसे 20 दिन कोई बात नहीं करोगे, वरना अपना टर्मिनेशन लेटर हाथ में लेने के लिए रेडी हो जाओ। श्लोक उसकी बात काट कर बोला। राघव, लेकिन सर, ये कैसे पॉसिबल है? मैं उससे बात किए बगैर कैसे रहूँगा? और उसका क्या होगा? श्लोक की शर्त सुनकर राघव उसे सालू वाला सच भी नहीं बता पाया। श्लोक, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड को अपना मुंह खोलने से पहले सोचना चाहिए था। यही सजा है उसकी। और एक बात, मेरा एक आदमी तुम पर हमेशा नज़र रखेगा इन 20 दिनों में। श्लोक सहगल को अपनी इंसल्ट का बदला लेना अच्छे से आता है। रात की फ्लाइट है तो अब तैयारी करो। इतना बोलकर श्लोक वहाँ से चला गया। उसके पीछे यान भी उठ गया। जाते जाते उसने राघव का कंधा थपथपाकर कहा, मुझे पूरी बात तो नहीं पता, बट लग रहा है कि शायद भाई का ईगो हर्ट हो गया है। बेस्ट ऑफ लक। ऐसा बोलकर वो भी वहाँ से निकल गया। राघव अब दुविधा में था। एक तरफ उसकी नौकरी थी, दूसरी तरफ अपने प्यार से 20 दिन की दूरी। आखिर वो करे तो क्या करे? अब उसने यह फैसला हीर के साथ मिलकर लेने का तय किया और घर के लिए निकल गया। घर जाकर उसने सबसे पहले हीर को कॉल किया और सारी बात बता दी। हीर, क्या वो जल्लाद उसी मॉल में था? आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? उसी वक्त मैं उसकी बैंड बजा देती। आपको और मुझे अलग करने पर तुला हुआ है वो। उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? तभी उसको एहसास नहीं है। राघव, अरे यार, तुम्हारी बहन पहले से ही उनकी बैंड बाजा बारात सब निकाल चुकी है और अब मेरी जॉब खतरे में है। यार हीर, ये जॉब नहीं रहेगी तो मैं तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर कैसे आऊँगा? सैगल डायमंड ब्रांड है अपने आप में। हर कोई वहाँ जॉब करना चाहता है और मैं वहाँ से जॉब छूटने के कगार पर हूँ। तुम बताओ, अब मैं क्या करूँ? हीर सोच में पड़ गई। एक तरफ राघव से 20 दिन की दूरी थी, तो दूसरी तरफ राघव की नौकरी का सवाल था। आखिर में उसने दिल पक्का करके कहा, आप जाइए राघव जी, निकाल लूँगी मैं ये 20 दिन, लेकिन उस जल्लाद को कभी माफ़ नहीं करूँगी इसके लिए। उसको भी उसका प्यार नहीं मिलेगा, देखना आप। राघव, जान, ऐसे किसी को बददुआ नहीं दिया करते हैं। श्लोक सर बहुत अच्छे हैं, बस इस मामले में थोड़े से खड़ूस हैं। और कहीं ना कहीं तुम्हारी भी गलती है ना? तुमने और सालू ने उनको कितना कुछ सुनाया था। हीर, हाँ, आप ख्याल रखना अपना। हो सके तो कॉल करने की कोशिश करना। राघव को उसका रोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उसका दिल किया कि हीर उसके पास हो और वो उसे अभी गले से लगा ले। उसने बस इतना ही कहा, अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। सैगल निवास। श्लोक मॉल से ही कहीं और निकल गया था। जबकि अयान घर आ गया था, वो धीरे से अपनी माँ के रूम की ओर बढ़ा और उनके पीछे जाकर खड़ा हो गया था। सुमन अभी भी श्लोक और आस्था का लिफ्ट वाला वीडियो देख रही थी, लेकिन उन्हें अब लगा कि शायद कोई उनके पीछे है, तो उन्होंने झट से अपना फ़ोन बंद कर दिया और पीछे पलट गईं। अपने पीछे अयान को देखकर वो हड़बड़ा गईं और बोलीं, अयान, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अयान, मॉम, मुझे लगा आप मुझे अचानक से देखकर खुश हो जाओगे, बट आप तो डर गए। मैं तो सरप्राइज़ दे रहा था आपको, तो आप तो शौक हो गए। सुमन, अरे नहीं नहीं बच्चे, मैं अपने बेटे को देखकर क्यों नहीं खुश होंगी? मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर। वो बस मेरा ध्यान कहीं और था ना, तो हड़बड़ा गई मैं। सुमन ने बात संभाल ली थी। अयान भी अब नॉर्मल हो गया था और अपनी माँ के गले लग गया था। वो उन्हें अपने गोवा के ट्रिप की बातें बताने लगा। इधर श्लोक सीधा आस्था के घर पहुंचा। आस्था ने दरवाज़ा खोला और श्लोक को देखकर बोली, हाय माय बेबी। श्लोक बेहद ही गुस्से में था। वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अंदर ले गया और उसे सोफे पर धक्का देकर गुस्से से बोला, ये क्या हरकत थी? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे करीब आने की? श्लोक सहगल अपनी मर्जी से किसी को अपने करीब आने देता है और अपनी मर्जी से ही किसी के करीब जाता है, तो तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? आस्था हकलाने लगी। श्लोक, मैं आपको थैंक्स बोलना चाहती थी शॉपिंग के लिए। श्लोक, दिमाग है तुम में या नहीं? ये कौन सा तरीका है थैंक्स बोलने का? और मॉल की लिफ्ट में वो हरकत कर दी तुमने। ये ख्याल तक नहीं आया कि वो पब्लिक प्लेस था और वहाँ कैमरे लगे हुए थे। अपनी नहीं तो मेरी इज्जत की परवाह तो कर ली होती। आस्था, आई एम सॉरी, मैं शर्मिंदा हूँ। श्लोक, यू शुड बी। अगली बार से ऐसी गलती ना होने पाए।
इतना बोलकर वो वहाँ से निकल गया और आस्था कुछ देर के लिए वैसे ही बैठी रही। फिर उठकर दरवाज़ा बंद करके आई और खुद से ही बोली, इसके जितना बड़ा बेवकूफ़ नहीं देखा मैंने। लड़की खुद से लाइन मार रही है और यह है कि दूर भागता रहता है। सब कुछ है इसके पास, पैसा, नाम, शोहरत, बस लुटाने के लिए मोहब्बत नहीं है। पत्थर दिल कहीं का। रात हो गई थी। राघव ने फ्लाइट पकड़ ली थी और वो मॉरिशस निकल गया था। हीर अपने दुख में दुखी थी। अपने फ़ोन में वो खुद की और राघव की तस्वीरें देख रही थी। फ़ोन तो श्लोक का भी खुला हुआ था और वो उसमें अपनी और हीर की आज की वीडियो देखकर मुस्कुरा रहा था। क्यों मुस्कुरा रहा था ये वो भी नहीं जानता था, लेकिन इस जल्लाद के दिल में कुछ तो हलचल हुई है। आज की रात जहाँ राघव फ्लैट में बैठकर हीर से दूर जा रहा था, वहीं हीर के लिए रात काटनी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि माँ बाप के जाने के बाद से ही वो काफ़ी अकेली पड़ गई थी। और उसी वक्त राघव उसकी ज़िंदगी में किसी बहार की तरह आया था। उसने हीर को उस दुख से बाहर निकाला था। जो हीर मुस्कुराना भूल गई थी, उसे फिर से मुस्कुराना सिखाया था राघव ने। वो पिछले महीनों में जब से राघव उसकी ज़िंदगी में आया था, तब के पल याद करते हुए न माँ के लिए हुए कब नींद के आगोश में चली गई, उसे खुद पता नहीं चला। इधर श्लोक अपने फ़ोन में सुबह लिफ्ट वाली सीसीटीवी फुटेज देख रहा था और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई हुई थी, जिसका एहसास अभी तक उसे नहीं हुआ था। उसे बार बार हीर का डरा हुआ मासूम चेहरा याद आ रहा था और वो बार बार उसी सीन को देख रहा था। अचानक से उसके फ़ोन पर आस्था का कॉल आने लगा, जिसे देखकर वो हकीकत की दुनिया में वापस लौट आया। उसने पहली बार में उसका फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि उसे अभी भी आस्था की बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था। लेकिन आस्था भी ढीठ निकली। उसने भी लगातार 4 बार कॉल किए। आखिर में खींचकर श्लोक ने फ़ोन उठा ही लिया। श्लोक, क्या है? क्यों बार बार फ़ोन कर रही हो? जब एक बार कॉल नहीं उठा रहा हूँ तो समझ नहीं आता कि मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। आस्था, आई एम सॉरी श्लोक। प्लीज़ यार, इतना क्या नाराज़ हो रहे हो? माना कि मेरी गलती थी, मुझे पब्लिक प्लेस में वो सब नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप भी तो सोचो, 1 साल हो गया है हमारे रिलेशनशिप को और आप कभी ना तो खुद मेरे क्लोज आते हैं और ना मुझे खुद के क्लोज आने देते हो। श्लोक, तो रिलेशनशिप में रहने का सिर्फ यही मतलब है कि एक दूसरे के क्लोज रहें, फिजिकल हो जाएं। मेरे लिए प्यार नहीं है आस्था। मैं ऐसे प्यार पर भरोसा नहीं करता हूँ और ये बात मैंने पहले ही दिन तुमसे बोली भी थी। प्यार वो होता है कि जब मैं खामोश हूँ तो तुम मेरी खामोशी समझो और जब मैं गम में हूँ तो मुझे अपने सीने से लगा लो। सेम मैं तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब भी लाइफ के किसी भी मोमेंट में हमें अगर किसी की ज़रूरत पड़े तो हम दोनों एक दूसरे के लिए वो पहले इंसान बने जो उसके साथ खड़ा होकर दिखाएं। आस्था, मैं मानती हूँ ये बात। इसलिए पिछले 1 साल से मैंने कभी भी आपसे कोई डिमांड नहीं की है इस चीज़ की। लेकिन मेरे भी कुछ अरमान हैं। मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी फीलिंग्स हैं। आप उस टाइम इतने हैंडसम लग रहे थे कि मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैं आ गई आपके करीब। तो क्या मैं गलत हूँ? जब आप मुझे ऐसे धुतकार देते हो ना, तो कभी-कभी मुझे लगता है कि शायद आप मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। श्लोक आस्था की आवाज़ सुनकर अब थोड़ा नर्म पड़ गया, क्योंकि आखिरी लाइन बोलते समय आस्था सिसकने लगी थी, जो श्लोक को अच्छा नहीं लगा था। वो बोला, ऐसा नहीं है आस्था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैंने इतनी सारी लड़कियों में से तुमको चुना है, तो कुछ तो खास बात होगी ना तुम्हें। तो प्लीज़ ऐसे सब उल्टी सीधी बातें मत सोचो, लेकिन अगली बार से ऐसी कोई हरकत मत करना कि मुझे गुस्सा आ जाए। आस्था, तो तुमने मुझे माफ़ कर दिया? श्लोक, हाँ बाबा, कर दिया माफ़। आस्था, ओह आई लव यू बेबी। श्लोक, लव यू टू आस्था। आस्था ने फ़ोन रख दिया और खुद से ही बोली, लव माई फूड। तुम अगर इतनी बड़ी कंपनी के मालिक ना होते तो कब का छोड़ दिया होता मैंने तुम्हें। क्या सोचकर तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी थी मैं कि इतना स्मार्ट है, हैंडसम है। लेकिन क्या फ़ायदा, तुमने तो मुझे अपने करीब तक नहीं आने दिया। मेरी डिज़ायर्स का क्या? उनको कौन पूरा करेगा? मैं करूँगा तुम्हारी डिज़ायर्स पूरी माई बेबी। ये बोलने वाला एक 27-28 साल का लड़का था, जो आस्था के सामने बिना शर्ट के ही खड़ा हुआ था। जैसे ही उसने ये बोला, आस्था मुस्कुरा उठी और झट से उसकी बाहों में चली गई और दोनों
एक दूसरे में खो गए। इधर श्लोक के फ़ोन में फिर से हीर का वीडियो चल पड़ा। इस बार उसने खुद को धिकारा कि वो आस्था से प्यार करता है, तो वो कैसे इस लड़की का वीडियो सेव करके ले आया और उसे देखे जा रहा है। उसे अब खुद की हरकतों पर गुस्सा आने लगा। उसने सबसे पहले तो वो वीडियो डिलीट किया, फिर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। आह! ये लड़की तो दिमाग में कब्जा करके बैठ गई है। हद है, आंखें बंद कर रहा हूँ तो भी वही दिखाई दे रही है। नहीं श्लोक, तू ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ सकता। तुझे इस लड़की को अपने दिमाग से निकालना होगा। श्लोक खुद से ही बोले जा रहा था। सुबह के करीब 4 बजे श्लोक को नींद आई और वो आज देरी से उठा। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा 9:30 बज गए हैं और उसे किसी ने उठाया भी नहीं था। वो जल्दी से नहाकर नीचे गया तो देखा सब लोग नाश्ता कर रहे हैं। श्लोक जल्दी से टेबल के पास आया और अपने दादाजी और अयान से मिला। हमेशा की तरह सुमन को इग्नोर किया और नाश्ता करने बैठ गया। सुमन मन ही मन सोचने लगी, दिखा लो जितना घमंड दिखाना है तुमको श्लोक, लेकिन एक दिन तुम्हारा ये घमंड मैं तोड़ दूंगी। बहुत जल्द तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दर्द ही मिलेंगे और मेरे बेटे को खुशियाँ। क्या करने वाली है सुमन? क्या श्लोक जान पाएगा कभी आस्था के झूठे प्यार के बारे में? आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।